साथियों, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि 22 सितंबर को आयोजित कराई गई थी, तो इसका जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन था जो कि खंड 4 के अंतर्गत था, इसको हम लोग यहाँ व्याख्या सहित उसका हल देखेंगे। यहाँ पर इसको इसलिए हम देखेंगे जो भी बिहार की आगामी परीक्षाएँ होंगी वहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इसके कई सारे प्रश्न जो हैं जो बिहार जे का पेपर हुआ है उससे ही मिलते जुलते प्रश्न या उसी टॉपिक से मिलते जुलते प्रश्नों को पूछा गया था। तो इसलिए एक बार इसको देख लीजिए। 50 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए इसे देख के जाना बहुत आवश्यक है। जिसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है इसमें कि पूछा गया था कि हुमायूं का मकबरा, सामान्य अध्ययन वाले में, कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अब हुमायूं के मकबरे के बारे में थोड़ी जानकारी और रख लीजिए कि राजधानी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा महान मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। वर्ष 1570 में, कब 1570 ईस्वी में निर्मित यह मकबरा विशेष रूप से सांस्कृतिक महत्व रखता है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम उद्यान मकबरा था, मतलब जिसमें बाग आधारित मकबरा था। और यह ऐतिहासिक स्मारक जो है हुमायूं की रानी हमीदा बानो बेगम, या जिन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं, ने इन्होंने लगभग 1.5 मिलियन की लागत पर निर्मित कराया था। और ऐसा माना जाता है कि इस मकबरे की संकल्पना जो है उन्हीं के द्वारा तैयार की गई थी। अगला है दीन इलाही किसने प्रारंभ किया। तो दीन इलाही जो है ये आपका अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये जो हुमायूं वाला मकबरा का वाला क्वेश्चन है ये आप देखेंगे पीसीएस जे, जो बिहार का जे वाला एग्जाम हुआ है जुडिशरी का, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। दीन इलाही अकबर के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। तो दीन इलाही एक नया धर्म था जिसका आरंभ 1582 में जो है बादशाह अकबर ने इसको प्रारंभ किया था। अगला है पानीपत के प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए। जो पहला युद्ध लड़ा जाता है ये 1526 में होता है। 1526 में 21 अप्रैल 1526 को किसके मध्य में होता है। तो यह युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में यह युद्ध होता है। और इस युद्ध के बाद ही भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं। अगला है हुमायूं नामा किसने लिखी थी। तो हुमायूं नामा जो है यह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा या बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। ये मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। और इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। अगला है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो है वैशाली के नज़दीक एक जगह है कुंडग्राम। तो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी में या 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। यहाँ ध्यान रखिए पीसीएस जे वाला जो बिहार पीसीएस जे था वहाँ पर महावीर से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तीर्थंकर को लेकर के। अगला है कि कौन सा प्रथम वेद है। तो ये जो है आपका ऋग्वेद है। वेद से संबंधित प्रश्न भी आपका बिहार पीसीएस जे में पूछा है। तो ऋग्वेद के बारे में और चीज़ें बात करें तो ऋग्वेद जो है दुनिया की प्रथम पुस्तक और प्रथम धर्म ग्रंथ है। वेद होते हैं ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक पद्य के रूप में है और इसके 10 मंडल है। मंडल मतलब अध्याय, 10 अध्याय हैं। और इसमें 1028 सूक्त हैं या सूत्र हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल्प, वाष्कल, अश्वलायन, संखायन, मंडुकायन। तो ये 5 इसके शाखाएं हैं। यही पूछा सकता है कि इसकी कितनी शाखाएं, तो याद रखिएगा 5 शाखाएं हैं, 10 मंडल हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष होता है। तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जगन के समय में 1905 में होता है। अन्य चीज़ों को देखें तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहता है। और ऐसा किया क्यों गया था। तो एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि इसका जो बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ पे मुस्लिम बाहुल इलाका है जो कि वर्तमान का बांग्लादेश है, और जो पश्चिमी हिस्सा जो कि वर्तमान का पश्चिमी बंगाल है ये हिंदू बाहुल इलाका था। तो इसमें इस प्रकार से डिवीजन करना था जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जा सके। और इसके बांटे जाने का जो निर्णय लिया गया था बंगाल विभाजन का, वो 16 जो मतलब प्रभावी होता है
निर्णय तो या घोषणा जो होती है वो 19 जुलाई को होती है, परंतु प्रभावी कब से होता है? तो 16 अक्टूबर से यह प्रभावी हो जाता है। अगला है चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यह जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ होता है। कब हुआ था? 1917 में। 1917 में बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। और यह आंदोलन जो है भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने लोगों के विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया था, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और पहली इसकी जब स्थापना हुई थी, पहली मीटिंग में 72 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे। और यह कहाँ पे स्थापित किया गया था? मतलब इसकी मीटिंग कहाँ होती है? तो इसकी मीटिंग जो है बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। अगला है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित हैं? तो बिरसा मुंडा जो है उस समय तो बिहार से संबंधित है, परंतु वर्तमान में क्या है? झारखंड से संबंधित है, क्योंकि झारखंड बिहार से ही अलग होकर बना है। तो आदिवासियों के महान नायक बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में। इसी समय 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना होती है। तो 15 नवंबर 1875 को झारखंड के आदिवासी दंपति सुगना और कर्मी के घर हुआ था। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गीतांजलि की रचना किसने की? गीतांजलि की रचना जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ये 1861 में पैदा होते हैं और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। तो ये जो गीतांजलि है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सर्वाधिक प्रशंसित और पठित पुस्तक है। इसे मतलब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि के लिए 1910 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो कि 7वीं बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला है मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? आइजॉल है। ठीक है, कुछ अन्य चीजें देखें तो मिजोरम जो है पर्वतीय प्रदेश है। फरवरी 1987 को यह भारत का 23 नंबर का 23वां राज्य बना और आइजोल इसकी राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल किस शहर में स्थित है? ये आपका आगरा में स्थित है। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा कोसी नदी किस राज्य में है? तो कोसी नदी जो है आपका बिहार में है। इसे बिहार की क्या कहते हैं? कोसी नदी को वहाँ का शोक भी कहते हैं। तो कोसी नदी बिहार में। कोसी नदी के बारे में अंश थोड़ा सा देखें तो कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई राजमहल की जो पहाड़ियाँ बिहार के निकट जो है गंगा में मिल जाती हैं। अगला है नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे भारत की करेंसी क्या है? रुपया। तो बांग्लादेश की क्या है? तो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है। मायोपिया जो है आंख से संबंधित बीमारी है। तो मेनिंजाइटिस किससे संबंधित बीमारी है? तो मेनिंजाइटिस जो है आपका किससे संबंधित है? ये आपका मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। थोड़ा सा मायोपिया के बारे में बात करें तो मायोपिया, जिसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में होता क्या है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख तो लेता है, नजदीक की वस्तु देख लेता, परंतु दूर की वस्तु को वह देख नहीं पाता। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आंख की लेंस होती है उसकी गोलाई बढ़ जाती है। जब गोलाई बढ़ती है तो फोकस उसकी क्या होती है? फोकस दूरी होती है वो घट जाती है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं। गोलाई बढ़ेगी तो आपके लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। अब जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगी? लेंस की फोकस दूरी घटेगी तो फोकस क्षमता जो हो जाती है लेंस की वो बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, तो इसलिए उसे नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। अब इसका समाधान क्या है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस का, अवतल इंग्लिश क्या होती है? कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरी आंख से संबंधित बीमारी कौन सी है? दूर दृष्टि दोष, इसे हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। ये मायोपिया था। दूसरा जो है
हाइपरमेट्रोपिया है, जिसे हिंदी में दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नाम से ही कंफर्म है कि दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है परंतु नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें निकट दृष्टि दोष का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर लेंस की गोलाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहां पर लेंस की गोलाई बढ़ जा रही थी, यहाँ लेंस की गोलाई कम हो जाती है। तो गोलाई जब कम होगी तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना, दूर की वस्तु का तो सही बनता है परंतु जो निकट की वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। अब इस रोग का निवारण क्या है, तो इस रोग के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, कौन पृथ्वी का भाग है। तो पृथ्वी का जो भाग है ये वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सभी के सभी जो है पृथ्वी के भाग हैं। पृथ्वी की बाह्य सतह को 4 भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल जिसे इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहते हैं, जैवमंडल बायोस्फीयर कहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के जैवमंडल में सम्मिलित है, तो ऊपर से ही मिलता जुलता है। तो पृथ्वी के जैवमंडल में वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों ही सम्मिलित हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैवमंडल होता क्या है, जैवमंडल साधारण भाषा में अर्थ होता है उस स्थान या भाग से है जहां जीव जो है निवास करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, इसे जैवमंडल कहा जाता है। तो इस प्रकार से जैवमंडल के अंतर्गत चूंकि स्थल मंडल में भी जीव पाए जाते हैं, जलमंडल में पाए जाते हैं और वायुमंडल में भी पाए जाते हैं, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इन सभी में जीवों का समावेश होता है, इसलिए सबके सब आपके जैवमंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है, पृथ्वी पर किसी स्थान के स्थान को किसके सहयोग से दर्शा सकते हैं। तो ये जो है आप देखें तो अक्षांश और देशांतर इन दोनों के सहयोग से जो है आप किसी भी पृथ्वी पर किसी भी स्थान को सटीकता से आप दर्शा सकते हैं। और ये दोनों ही लाइनें जो है कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं, ये दोनों काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हम अपनी सुविधाओं के लिए इसको बनाया गया है। अगला है, बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। बिहार के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान है। अगला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में कब हुआ था, 14 अप्रैल को ही बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल 1891, कब, 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश के या मध्य प्रांत जो वर्तमान का मध्य प्रदेश कहलाता है, तो यहाँ पे स्थित महू नगर सैन्य छावनी में इनका जन्म हुआ था और इनकी कार्यस्थली जो मुख्यतः थी वो महाराष्ट्र साइड थी। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है ये जनसंघ से संबंधित रहे हैं, इस प्रकार से बीजेपी से संबंधित रहे हैं। अगला है, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके राइटर जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हैं। इनके बारे में कुछ अन्य चीजें देखें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो क्रम याद रखिए, कई बार पूछ लेता है। तो ये अब्दुल कलाम जी जो थे 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी जिनमें मुख्य प्रमुख हैं इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर, ये एन ऑटोबायोग्राफी थी, विंग्स ऑफ फायर। इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, ये पूरा नाम है इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। इसके अलावा मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट, ये पूरा दूसरी पुस्तक है। तो ये कुछ पुस्तकें इन्होंने लिखी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि APJ अब्दुल कलाम जो है 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे और अभी हाल ही में जो है प्रणब मुखर्जी का देहांत हुआ, वो भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो पूछा जा सकता है किस नंबर के राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा प्रणब मुखर्जी जो है 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार के वर्तमान के जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो किस नंबर के हुए, तो 14वें नंबर के। तो ये क्रम याद रखिए, कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में ये जरूर पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के से संबंधित है। तो आर्टिकल 352 में क्या है, आपातकाल की बात की गई है। ठीक है, 3 प्रकार से आपातकाल लगता है, तो आपातकाल की बात 352 में है। जबकि 356 में जो है राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के लिए ये लागू किया जाता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य सरकार में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में यदि ऐसा राज्यपाल कहता है
तो की दशा में उस राज्य की जो वर्तमान उस समय की सरकार है, सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी हैं, 14वें नंबर के हैं। कौन सा उपकरण भूकंप मापन करने के लिए करता है? तो भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जिसे सिस्मोग्राम कहते हैं। इसके आधार पर गणितीय पैमाना, जिसे रिएक्टर पैमाना कहते हैं, इसके जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र तथा इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, और ये सबसे गहरा भी है। आगे बात कर लेते हैं। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो CFC। ये क्या है? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इसके क्षरण के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं, जैसे कि आपका एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि। अब कई सारे देशों में इसको इस्तेमाल करने पर इन चीज़ों में रोक है। इसके सब्स्टिट्यूट को अब इस्तेमाल किया जाता है। कई बार पूछ लेता है कि ये ओजोन परत है किस मंडल में आता है? तो ये जो है समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, उससे ऊपर आपका समताप मंडल होता है जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ये पूछा जाता है। अगला है जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया की राजधानी है और वहाँ का सबसे बड़ा नगर है। अगला है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? यदि आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में पश्चिम साइड में जो है अरब सागर है, जबकि पूर्व साइड में क्या है? बंगाल खाड़ी है, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में आपका ये हिंद महासागर है। तो अरब सागर या बंगाल खाड़ी ये हिंद महासागर का ही पार्ट है। अगला है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अगला है RTE एक्ट 2009 कब लागू हुआ? तो RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है किस वर्ष लागू किया गया? तो इसे जो है पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया। कब? अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। इसके तहत प्रावधान क्या है? तो इसके तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया था, जिसे पूरे देश में अप्रैल 2010 में लागू किया गया। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। तो ये 50 क्वेश्चन करीब थे, तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसको एक बार जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।